वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल बेसिकली है क्या? सिस्टम कॉल असल में वो चीज है जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड कराती है यूजर प्रोग्राम के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। इस तरह के इस एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सिस्टम कॉल्स। मतलब एक तरफ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक तरफ आपका प्रोग्राम है जो यूजर का प्रोग्राम होता है, और इन दोनों के बीच में अब आपको क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से सुविधाएं लेनी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये लेवरेज देता है कि सिस्टम कॉल्स बना के रखता है कि यूजर प्रोग्राम आए और सिस्टम कॉल्स का इस्तेमाल करे। अच्छा, ये इतने स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन परफॉर्म कराना है, तो कभी भी कोई डिलेमा या कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी कि इन दोनों के बीच में फंसे। भाई देखिए, आप सीधी सी बात है, मैं अगर किसी व्यक्ति को बुला रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, कोई हर काम के लिए अलग अलग मेरे पास सेंटेंसेस होंगे। उसको मैं अगर बुलाऊंगा, आवाज लगाऊंगा, कॉल करने का मतलब तो यही होता है ना, किसी को बुलाना। तो यहाँ पे भी यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसने इतनी वैरायटी रख रखी है अपनी लाइब्रेरी प्रोसीजर के अंदर कि जो सिस्टम कॉल आपको चाहिए वो सिस्टम कॉल आप इस्तेमाल करें। किसके लिए? यूजर प्रोग्राम के लिए। इस एंड पे यूजर प्रोग्राम है और इस एंड पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यूजर प्रोग्राम कम्युनिकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से और सर्विस रिक्वेस्ट करेगा। सर्विस रिक्वेस्ट कैसे से करेगा? सिस्टम कॉल से। सिस्टम कॉल ही एक जरिया है जिसकी वजह से यूजर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ मांग सकते हैं। तो यहाँ पे एक होती है आपके पास एक लाइब्रेरी प्रोसीजर होता है। एक लाइब्रेरी प्रोसीजर होता है, उस लाइब्रेरी प्रोसीजर के अंदर ढेर सारी सिस्टम कॉल्स रखी रहती है। अच्छा, ये जो है ना, ये लाइब्रेरी प्रोसीजर जो है, इस लाइब्रेरी प्रोसीजर की एक खासियत और है कि इसके अंदर आपने जो भी सिस्टम कॉल यूज करना है तो पहले उसको रिक्वेस्ट जनरेट होगी और फिर उसका रिस्पॉन्स बैक होगा। तो ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर के अंदर होता क्या है कि बेसिकली आपको पैरामीटर्स पुट करने पड़ते हैं सिस्टम कॉल्स के अंदर, और ये जैसे पैरामीटर आपने पुट करे तो आप सिस्टम कॉल को मेक करना चालू कर दोगे, बनाना चालू कर दोगे, देना चालू कर दोगे। सच एज मशीन रजिस्टर। ऐसे मशीन रजिस्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं एक इंस्ट्रक्शन की, और ये इंस्ट्रक्शन का नाम है ट्रैप। ट्रैप इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ट्रैप इंस्ट्रक्शन है। ये ट्रैप इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है ये। अब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल जो है वो कैसे होगा कि ट्रैप नाम का जो वो था, इंस्ट्रक्शन था, वो यूजर प्रोग्राम ने चलाया ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इस ट्रैप का कंट्रोल आ गया, तो सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि इसके अंदर के पैरामीटर्स क्या है। अगर वो वैलिड है तो ठीक है, जैसा काम उसको बोला गया वैसा कर देगा वो। लेकिन अगर इनवैलिड है तो क्या करेगा? तो दो चीजें होती हैं कि आइदर ये ट्रैप के अंदर का जो आर्गुमेंट, ये जो पैरामीटर्स होंगे, ये वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे। मान लीजिए उसने ट्रैप को फिनिश करा ऑपरेटिंग सिस्टम ने, अब उसके स्टेटस कोड में एक रजिस्टर में मतलब लिख देगा वो कि यहाँ पे वो परफॉर्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आइदर दिस पैरामीटर इज करेक्ट और नॉट। तो इसका मतलब ट्रैप जो है उसकी सक्सेस और फेलियर का फैसला ये पैरामीटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक और जो है कॉल होता है, वो होता है रिटर्न फ्रॉम ट्रैप। रिटर्न फ्रॉम ट्रैप, ये वाला सिस्टम कॉल चलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने एक तरफ से ट्रैप जो है वो भेजा ओएस की तरफ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करा, उसको पैरामीटर को देखा, सक्सेस हुआ तो ठीक, फेलियर हुआ तो जो भी ठीक है। अब जो भी सक्सेस है या फेल है वो रिटर्न बैक कर रहा है, वो रिटर्न फ्रॉम ट्रैप के जरिए। ये रिटर्न फ्रॉम ट्रैप जो है, ये बेसिकली क्या करता है कि ये पूरा जो मतलब जो ट्रैप आपने उठाया था लाइब्रेरी प्रोसीजर से, वो वापस लाइब्रेरी प्रोसीजर को दे देता है। मतलब एक तरफ लाइब्रेरी प्रोसीजर है और एक तरफ ओएस है। यहां से आपका जाएगा क्या? ट्रैप, और यहां से जो भी पैरामीटर होंगे उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिस्पॉन्स बैक करेगा और वापस से लाइब्रेरी प्रोसीजर को पहुंचा देगा, रिटर्न फ्रॉम ट्रैप। तो ये इस तरह से इसका काम चलता है। अब होता क्या है कि लाइब्रेरी जो प्रोसीजर है, लाइब्रेरी प्रोसीजर का ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसे कई सारे होते हैं जिनके अंदर उनका स्टेटस, मतलब ये रिटर्न फ्रॉम ट्रैप बेसिकली क्या करता है, ये फंक्शन वैल्यू रखता है स्टेटस कोड की। काय की वैल्यू रखता है? स्टेटस कोड की। स्टेटस कोड जो होता है वो बताता है कि आइदर दिस ट्रैप इज फेल्ड और सक्सीडेड। जो भी वैल्यू इसके अंदर डली होगी, आइदर 0 या 1, जो भी, अगर 0 है तो फेल और 1 है तो सक्सीडेड, अगर ऐसा डाला है तो। अब ये होते हैं एक, ये तो एक तरह का इंस्ट्रक्शन हुआ। तो अब सिस्टम कॉल्स के अंदर हम देखेंगे कि कितनी तरह के सिस्टम कॉल्स होते हैं। एक सिस्टम कॉल की कैटेगरी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये 5 तरह की कैटेगरी होती है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है प्रोसेस कंट्रोल का। प्रोसेस कंट्रोल। दूसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल
मैनेजमेंट। मैं एक एक करके इसको समझाता जाऊंगा और आप बस इस वीडियो को ध्यान से पूरा कंप्लीटली देख लेंगे तो शायद आपको, मेरे ख्याल से ऐसा लगेगा कि आप सिस्टम पे बैठे हुए हैं और आपने ये सब चीजें होते हुए देखी भी हैं। बस इसको देखते जाइएगा। फाइल मैनेजमेंट। चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है कम्युनिकेशंस। अब मैं एक एक करके इस पे आता जाऊंगा और एक एक करके इनको क्लेरिफाई करता जाऊंगा कि ये पांचों क्या कहते हैं, और ये सब आप देखते हो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हम सभी चलाते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई नई चीज है। सबसे पहले ये आती है बारी प्रोसेस कंट्रोल की। प्रोसेस कंट्रोल को अगर समझना है अगर आपको, तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोसेस का मतलब होता है कि प्रोसेस या जॉब जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो किसी एक प्रोग्राम के लिए, तो दो चीजें होती है उसके अंदर। सबसे पहला काम होता है उसके अंदर, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, सबसे पहला काम होता है उसके अंदर लोड होना, मतलब जो भी आपका प्रोग्राम है वो लोड हो, और उसके बाद वो क्या हो, एग्जीक्यूट हो। लोड होना और एग्जीक्यूट होना, ये फीचर जो होता है ये ऐसा कमांड होता है जो कि एग्जीक्यूट कराता है किसी प्रोसेस को। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपने एक माउस से कुछ क्लिक करा, ठीक है। अब आपने ये यूजर कमांड दिया जिससे माउस का कोई भी मतलब बटन आप जब प्रेस करते हो माउस का, तो आपकी स्क्रीन पर कुछ ना कुछ होता है। तो आपने मान लीजिए कोई फाइल था या फोल्डर था, उस पर आपने क्लिक करा, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने क्लिक तो करा, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंट्रोल जो है वो वापस रिटर्न कब होगा। आपका प्रोग्राम जो हुआ वो लोड हुआ, लोड होने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब कंट्रोल जो होता है वो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के ऊपर रहता है, लेकिन मान लीजिए उसी टाइम कोई नया प्रोग्राम आ जाए तो नया प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, तो मेमोरी में एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की इमेज सेव रहेगी। इस चीज को आसानी से करने के लिए क्या है कि आपका एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को इन्वोक करता है, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। मान लीजिए लेकिन ये दोनों ही प्रोग्राम एक साथ रन हो गए, तो क्या करेंगे तब, अगर मान लीजिए दोनों प्रोग्राम एक साथ रन हो गए, तो यहाँ पे आपको एक नई चीज, ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर जो होती है, मतलब ये कहने का मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ सीधे सीधे लफ्जों में कि मान लीजिए कोई एक फाइल थी जिसको आपने माउस से क्लिक करा और इधर से एंटर भी मार दिया, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, दोनों को हम एक साथ करें, या फिर आपने माउस और कीबोर्ड को एक साथ प्रेस करा और कोई एक नई कॉन्करेंट प्रोसेस आपने चालू करी, तो उसको क्या कहेंगे, एक नया सिस्टम कॉल कहेंगे। और उस पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं क्रिएट प्रोसेस, क्रिएट प्रोसेस, या फिर इसको दूसरे लफ्जों में भी कहा जाता है सबमिट जॉब। ये दो सिस्टम कॉल, ये मैं जितने लिखते जा रहा हूँ ये सारे सिस्टम कॉल्स हैं जो कि रिसाइड करते हैं प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। अब मान लीजिए कोई नई जॉब आ गई, कोई नया प्रोसेस सेट ऑफ जॉब्स आ गई जो कि क्रिएट हुई थी। अब जाहिर सी बात है उनका कंट्रोल जो है वो उधर चला जाएगा एग्जीक्यूशन की तरफ। अब ये कंट्रोल की जो एबिलिटी होती है वो जिस तरह से होती है कि यहाँ पे दो चीज होती है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, या फिर मान लीजिए यहाँ तो नंबर ऑफ प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस तो है नहीं, आपने एक दो तीन चार 10 प्रोसेस आपने क्या कर दी, एग्जीक्यूट क्रिएट कर दी। अब 10 प्रोसेस जो आपने क्रिएट कर दी, तो ये इनमें से चलेगा कौन सा पहला, तो इसमें सेट होती है प्रायोरिटी कि जो जॉब होगी उस जॉब की या जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस की प्रायोरिटी होगी और उसका अलाउेबल एग्जीक्यूशन टाइम होगा। तो यहाँ पे दो तरह के और सिस्टम कॉल आते हैं जिसमें लिखा जाता है गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, मतलब प्रोसेस की जानकारी। गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट मतलब उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसको टाइम कितना लगेगा, वो खत्म कितनी देर में होगा, ये क्या है उस प्रोसेस का एट्रीब्यूट को लेने का तरीका, और ये उसको सेट करने का तरीका, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, ये उसको सेट करने का तरीका। तो जितना भी जॉब होती है ना, वो सारी की सारी जॉब या तो सिंगल है तो लोड होगी एग्जीक्यूट होगी, या फिर अगर नंबर ऑफ जॉब ज्यादा बढ़ जाती है मतलब कॉन्करेंट होने लगती है तो आप अपना प्रोसेस बना देते हो उनको, तो जॉब पूल के अंदर उसको डालने की कोशिश करते हो। या फिर आप ये समझ लें कि जब आप प्रोसेस को बनाते हो तो आपको हर एक प्रोसेस के लिए गेट और सेट लगाना पड़ता है, और उसके बाद जब ये सारा का सारा तामझाम हो जाता है तो आप यूज करते हो टर्मिनेट प्रोसेस। आप क्या यूज करते हो, टर्मिनेट प्रोसेस। टर्मिनेट प्रोसेस को मैं बताने की जरूरत नहीं है मुझे, टर्मिनेट का मतलब यही है कि खत्म करना कोई भी चीज को, मतलब आपने जाहिर सी बात है अगर कोई जॉब लगाई है तो उसको कभी ना कभी तो कंप्लीशन होना ही पड़ेगा। ये तो एक बात हुई, ये तो एक सिंपल सा लॉजिक हुआ। अब मान लीजिए आपने जॉब क्रिएट करी, और आपने जो जॉब क्रिएट करी वो एक जॉब, दो जॉब, तीन जॉब क्रिएट करी, होगा क्या, होगा ये कि हर एक के लिए
आपको वेटिंग टाइम देना पड़ेगा, हर एक के लिए आपको अराइवल टाइम देना पड़ेगा। आपकी एक जॉब आई 1 सेकंड पे आई, ठीक है, और उस जॉब को 5 सेकंड चाहिए थे, अब वो 5 सेकंड तक चल रही है, आपकी दूसरी जॉब जो है वो 2 सेकंड पे आके रह गई, तो उसको 4 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। दैट टाइम इज कॉल्ड वेट टाइम। उसको क्या कहते हैं हम? वेट टाइम। ये हम बिल्कुल पढ़ेंगे आगे यूनिट्स के अंदर। कोई इवेंट के साथ अगर ऐसा होता है, इस तरह की घटना घटती है, तो आपको कौन सा सिस्टम कॉल यूज करना है? वेट इवेंट। भैया रुको, अभी तुम्हारे को हम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हमारा एक इवेंट चल रहा है, और मान लीजिए सब कुछ सही रहा और इवेंट ऑकर हो गया, तो फिर हम लिखते हैं सिग्नल इवेंट। मैंने आपको जो ये लिखा है, ये सिग्नल इवेंट, ये जो मैंने आपको लिखा है, ये सारे के सारे जितने लिखा है, ये सारे के सारे प्रोसेस कंट्रोल के अंदर आते हैं। प्रोसेस कंट्रोल के अंदर इतने सारे सिस्टम कॉल्स आते हैं, कोई कोई बहुत बहुत ज्यादा वो नहीं है, कोई हुआ नहीं है, मतलब ये पढ़े जा सकते हैं, बहुत आसान होते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं होते। आज आप ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत पढ़ रहे हैं, सिस्टम कॉल की शुरुआत पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि किसी कंपनी के अंदर आप इस तरह के सिस्टम कॉल्स बना रहे हो, क्योंकि सिस्टम कॉल्स तो यूजर ही बनाता है, मतलब डेवलपर ही बनाएगा ना। मान लीजिए अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगता है, तो आपको इस पे काम करना पड़ सकता है, आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट एंड सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, क्रिएट प्रोसेस एंड सबमिट जॉब, टर्मिनेट प्रोसेस, वेट टाइम, इवेंट, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज मैंने लिखी है पता होने चाहिए। खैर, नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है फाइल मैनेजमेंट का। देखिए, फाइल मैनेजमेंट तो हम लोग बहुत अच्छी करते हैं। हम लोग जब भी नए सिरे से, हम जब अगर हमने अपने घर में जब और ये पीसी आया था, तो हमें सबसे पहले सिखाया गया था कि फोल्डर कैसे बनाना है, फोल्डर बनाने के बाद उसमें फाइल्स कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, ये सब हमें बताया गया था। और उसके बाद फिर वो ऊपर क्रॉस का बटन होता है, क्लिक, मतलब हमने जब बहुत एलिमेंट्री लेवल पे, स्कूल लेवल पे जब हमने कंप्यूटर्स को सीखा था, तब हमें ये चीज बताई गई थी कि हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, हाउ टू डिलीट अ फोल्डर, हाउ टू यूज अ फोल्डर, हाउ टू हाइड द फोल्डर, ये सारी की सारी चीजें बताई गई थी। और ऐसी की ऐसी चीजें डॉस प्रॉम्प्ट के अंदर भी हमें बताई गई थी। आप डॉस प्रॉम्प्ट खोलेंगे तो उसके अंदर भी डायरेक्टरीज बनती है ना, जो, तो डायरेक्टरीज जो है वो बेसिकली यही है कि हमारे पास आज भी जो लैपटॉप है, उसके अंदर पूरा का पूरा फाइल मैनेजमेंट होगा। कहीं हमने अपने पढ़ाई का कुछ मटेरियल रखा होगा, कहीं हमने कुछ गेम्स रखे होंगे बच्चों के लिए, या कोई सॉन्ग रखा रखा होगा। ये फाइल मैनेजमेंट का एक तरीका है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिवरेज देता है कि आप क्या करिए कि क्रिएट करें पूरे फाइल्स को, उसके बाद सिस्टम कॉल के जरिए उसको क्या करें, उसका नेम्स रखें, उसके एट्रीब्यूट रखें, और एक बार फाइल क्रिएट हो गई तो आप उसको ओपन करें, यूज करें बिंदास। अगर आपको लगता है कि अब मुझे उसको फर्दर यूज नहीं करने, तो आप उसको डिलीट मारें। अगर आपको लगता है कि यार ये इस फोल्डर में नहीं होनी चाहिए, उस फोल्डर में होनी चाहिए, तो उसको कॉपी करके, मतलब कट करके पेस्ट करें। तो ये बेसिकली फाइल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है कि आप किस तरह की फाइल्स आप रख रहे हो। अब इसमें क्या अंदर क्या है कि बहुत सारे ऑपरेशन हैं, बहुत सारे डायरेक्टरीज के, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के ऑपरेशन है, वो अपन देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला जो फाइल एट्रीब्यूट में जो मैं मानता हूँ वो ये है कि फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। फाइल के एट्रीब्यूट्स में यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और फाइल के एट्रीब्यूट्स के अंदर उसका होता है फाइल नेम, उसका फाइल टाइप, उसका प्रोटेक्शन कोड, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और भी सो ऑन बहुत सारी। लेकिन इसके अंदर जो सिस्टम कॉल लगता है, वो सिस्टम कॉल का नाम है गेट फाइल एट्रीब्यूट। गेट फाइल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट एस नहीं। और उसके बाद एक और आता है इसका गेट सेट फाइल एट्रीब्यूट। मेरे ख्याल से जावा पढ़ने वाले गेट और सेट तो देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। ये दो तरह के फंक्शंस हैं जो कि मेरे ख्याल से फाइल मैनेजमेंट के अंदर गेट और सेट नाम से आते हैं। सेट मतलब जब उसको बनाना है, और गेट मतलब उसकी इंफॉर्मेशन जब फेच करना है। बेसिकली अगर इसको और अच्छे लफ्जों में कहूँ तो एक रीड है और एक राइट है। पहले आप लिखोगे तभी तो आप उसको पढ़ोगे, तो पहले आपको सेट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगी फाइल की एट्रीब्यूट्स को, उसके बाद आप उसको गेट करोगे ताकि आप उसको ले सको। अब अगले जो तरह के सिस्टम कॉल आते हैं वो आता है डिवाइस मैनेजमेंट का। डिवाइस मैनेजमेंट क्या है कि आपके कंप्यूटर के अंदर ढेर सारे चीज़ें लगी हुई हैं, ढेर सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं। उसके अंदर किसी को मेमोरी चाहिए, तो किसी को फाइल एक्सेस करना है। सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, सबके हर रनिंग प्रोग्राम के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबको अलग अलग तरह की रिसोर्सेज चाहिए रहती है। अब रिसोर्सेज अवेलेबल है तो ठीक है, आप ग्रांट कर दीजिए, और कंट्रोल जो है वो वापस रिटर्न कर दीजिए यूजर प्रोग्राम के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो जब तक आपकी रिसोर्स फ्री नहीं हो जाती तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि फाइल्स के अंदर तो ये होता है कि भाई ये एक ऐसा थॉट है, एब्स्ट्रैक्ट है या वर्चुअल डिवाइस है। मान लीजिए उसमें सिस्टम कॉल्स आपको क्या चाहिए, फाइल्स की चाहिए। अब वो डिवाइसेस के लिए भी जरूरी है। अब मान लीजिए एक सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल यूजर्स हैं, और वो मल्टीपल यूजर्स हैं किसी रिसोर्सेज के लिए वो लड़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, और देखेंगे कि वो डिवाइस जो है वो एक्सक्लूसिवली उनके लिए यूज हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। अगर मान लीजिए वो डिवाइस फिनिश हो जाती है,
तो क्या करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे। मतलब अगर आपने मान लीजिए प्रिंटर, एक लैंड प्रिंटर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो सबसे पहले उस लैंड प्रिंटर के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइस मैनेजमेंट में सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा। क्या करूंगा, रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा। और जब वो मुझे ग्रांट हो जाएगी, मैं उसको यूज कर लूंगा, मेरा काम हो गया, तो मैं काय को दूसरे को यूज ना करने दूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको रिलीज करूंगा, रिलीज। ये दो तरह के जो सिस्टम कॉल्स हैं, ये मैं चला के किसी भी डिवाइस को ले सकता हूँ और किसी भी डिवाइस को छोड़ सकता हूँ। अगला आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। देखिए इंफॉर्मेशन मतलब ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबका बॉस है और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके पास जितने भी सिस्टम कॉल हुए, जितने भी सिस्टम कॉल उसने प्रोवाइड करे थे यूजर प्रोग्राम को, वो कितने चले, कैसे हुए, कब तक चले, कितनी देर तक चले, कौन कितनी देर तक वेट करा, कौन कितनी देर तक वेट करते करते डायरेक्टली टर्मिनेट हो गया बिना यूज करे, वो सब इंफॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होनी चाहिए। इसलिए एक सिस्टम कॉल यहाँ पे भी लगेगा जिसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मिलेगा। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है कि जितने भी सिस्टम कॉल एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इधर से उधर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से उधर, यूजर की और यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच की। जैसे मान लीजिए कुछ सिस्टम कॉल है जो कि डेट एंड टाइम नोट करते हैं, तो कुछ सिस्टम कॉल ऐसे भी हैं जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मेमोरी का साइज कितना बचा है, या डिस्क स्पेस कितनी बची है, एंड सो ऑन। इस टाइप की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का तरह का सिस्टम कॉल। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि दो ए और बी पर्सन है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के बेसिकली दो मॉडल है, एक है मैसेज पासिंग मॉडल। मैसेज पासिंग मॉडल क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करवाता है आपस में प्रोसेस के बीच में, इसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि दो प्रोसेस आपस में बात कर लें। कनेक्शन एक बार ओपन है, कोई कम्युनिकेशन के पहले ये कनेक्शन ओपन रहता है, और यहाँ पे जितने भी कम्युनिकेटर्स होते हैं वो सारे के सारे वेल नोन होते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, और वो सेम सीपीयू को क्योंकि फॉलो कर रहे हैं इसलिए तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कोई भी प्रोसेस किसी दूसरे कंप्यूटर पे है या किसी दूसरे नेटवर्क पे है तो भी वो जानेगी कि उसका एक्चुअल में उस कंप्यूटर का होस्ट नेम क्या है, उसका होस्ट नेम क्या है, किस होस्ट नेम से वो रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, होस्ट नेम के बाद उसके बाद उस होस्ट का प्रोसेस कौन सा है, तो उसका प्रोसेस नेम क्या है, उसकी प्रोसेस का नेम क्या है। ये दो इंफॉर्मेशन हुई। अब होता क्या है कि ये ट्रांसलेट होता है किसी एक आइडेंटिफायर के जरिए और ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाता है। यहां पे मिलता है हमें दो सिस्टम कॉल मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं गेट होस्ट आईडी, और एक और क्या होता है गेट प्रोसेस आईडी। क्योंकि देखिए ये तो बन चुका है, सेट नहीं लगाया मैंने, ये तो बन चुका है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन लेनी है कि कौन से होस्ट का कौन सा प्रोसेस है जो सिस्टम कॉल बना रहा है। इस तरह की ट्रांसलेशन को हम यूज करते हैं। और क्या होता है कि फिर आइडेंटिफायर्स क्या करते हैं, जनरल पर्पस एक इनका वो होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, उसके अंदर ये सारी एंट्रीज मेंटेन करी जाती है, जिसके अंदर कितने कॉल्स हैं, कितने कॉल्स क्लोज करने हैं, कौन सा कनेक्शन किससे बनना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। एक बार मान लीजिए रिसिपिएंट ने कोई परमिशन दे दी कि हाँ ये आई एम एक्सेप्टिंग द कनेक्शन कॉल, तो वो काम हो गया उसका। अब जितनी भी प्रोसेस होंगी वो सारे रिसीविंग कनेक्शन की वो सारी स्पेशल पर्पस डीमंस होंगी। ये जो है ये एग्जीक्यूट करने के लिए वेट फॉर कनेक्शन पे जाएंगी। वेट फॉर कनेक्शन एक कॉल होता है जिसके अंदर बोला जाता है कि यू मस्ट हैव टू वेट फॉर अ कनेक्शन, क्योंकि अब आप उसमें आ चुके हो, डीमंस के अंदर आ चुके हो, और यहाँ पे उसको अवेक करने के बाद कनेक्शन बन चुका है। और ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरह होती है। तो मतलब एक तरह से ये कह लें कि जितने भी सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो सारे क्लाइंट है, और जो रिसीविंग वो सारे डीमंस हैं जिनको सर्वर बोला जाता है, मतलब सर्वर एंड क्लाइंट। तो इस तरह का आर्किटेक्चर होता है जिसमें रीडिंग और राइटिंग जो होती है मैसेजेस की वो इस तरह से ही होती है, मतलब सिस्टम कॉल के जरिए। और फिर आखिरी में जब सब काम हो जाता है तो कनेक्शन टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन एक और तरह का जो ये तो मैसेज पासिंग मॉडल था, दूसरा मॉडल आता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल। शेयर्ड मेमोरी मॉडल में कोई दिक्कत नहीं, शेयर्ड मेमोरी मॉडल बड़ा आसान है। उसमें क्या होता है कि एक मेमोरी जो होती है उसको सारे लोग सिस्टम कॉल जितने हैं वो सारे के सारे मिलकर शेयर करते हैं, और वो सारे के सारे बड़े आसानी से बड़े आराम से काम करते हैं। तो ये जितनी भी प्रोसेस है उनके अंदर मेमोरी मैपिंग होती है। वो मेमोरी मैपिंग हम इस मॉडल जो शेयर्ड मेमोरी मॉडल है उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें ज्यादातर गड़बड़ी ना होती है। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को हम थोड़ा सा कम ही फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क के अंदर आप हो तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन विद इन अ सिस्टम शेयर्ड मेमोरी मॉडल को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिससे हम सारे के सारे काम कर लें। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा
नमूना जिसमें सिस्टम कॉल्स के बारे में बताया मैंने, और सिस्टम कॉल्स के अंदर जो वैरायटी थी जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और यही है सिस्टम कॉल्स। थैंक यू सो मच।